हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम था अम्ल, क्षार तथा लवण, लेक्चर 1 वीडियो पहले से अपलोड है। इसी वीडियो के नीचे आप लेक्चर 1 का वीडियो जो नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको देख लीजिए। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको अम्ल, क्षार तथा लवण का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आपको यदि आप 5 से 6 लेक्चर को पूरा कर लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में तो इससे बाहर आएगा नहीं, और साथ ही साथ आप आगे भी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ इससे आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन 2024 में जो आएंगे आपको उम्मीद रहेगा कि सर इससे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए लेक्चर 2 में आज सर वीडियो है आपका क्या सर, सूचक अम्ल के साथ और क्षार के साथ किस किस रंग का देता है। आपको बता दें लिटमस जो होता है वो अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ नीला रंग देता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बोलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि लिटमस अम्ल के साथ कौन सा रंजक देता है, तो बोलिएगा लाल रंजक देता है, लाल रंजक देता है। पूछेगा कि लिटमस क्षार के साथ कैसा रंग उत्पन्न करेगा, तो नीला रंग करेगा। इसी तरह आपकी दूसरा नंबर, लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ बउआ लाल होता है और क्षार के साथ बउआ हरा होता है। याद रखिएगा, ये नहीं कि अम्ल के साथ लाल हुआ तो क्षार के साथ नीला कर देंगे, अरे नहीं खे, ये हरा हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी क्षार के साथ हरा हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक सूचक है ये सब, ठीक है ना। ये जो बता रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक सब प्राकृतिक सूचक है, याद कीजिएगा। फिर है आपको हल्दी, बताए थे ना हल्दी प्राकृतिक सूचक है, तो अम्ल के साथ हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता। ये सर जिसका रंग है पीला तो वो पीला ही रहेगा। इसके बाद क्षार के साथ बउआ ये लाल हो जाता है, ठीक है। और राइट, डेट्स क्लियर, आपको समझ में आ रही होगी। चौथा है हाइड्रेजिया फूल का रस। क्या है सर, हाइड्रेजिया के फूल का रस अम्ल के साथ बउआ नीला होता है और क्षार के साथ यानी कि गुलाबी होता है। इस चारों पॉइंट को हर हाल में दीवार में चिपका लें और याद कर लें। 4 नंबर में 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। डेट्स क्लियर। अगला चलते हैं तो सर कृत्रिम सूचक में क्या क्या आता है। तो कृत्रिम सूचक आता है बुआ फिनोप्थेलिन और एक मिथाइल ऑरेंज। तो चलिए फिनोप्थेलिन को समझते हैं। फिनोप्थेलिन होता क्या है, तो फिनोप्थेलिन होता क्या है तो मैं बता दूं। तो फिनोप्थेलिन क्या होता है बउआ, तो फिनोप्थेलिन एक रंगहीन घोल है। क्या है, रंगहीन घोल है, रंगीन नहीं है, रंगीन नहीं है, रंगहीन है, यानी कि बिना रंग का ये घोल है। तो क्या लिखना है कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक रंगीन घोल है। क्षार मिलाने से फिनोप्थेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है, यानी कि जब फिनोप्थेलिन में क्षार मिला देंगे तो उसका रंग लाल से गुलाबी हो जाता है, और लेकिन अम्ल मिलाने पर फिनोप्थेलिन रंगहीन हो जाता है, यानी कि जैसे अम्ल मिला देंगे तो फिनोप्थेलिन वैसा ही वैसा रहेगा, यानी कि रंगहीन, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को फिनोप्थेलिन कहते हैं। डेट्स क्लियर। तो चलिए, तो कृत्रिम सूचक में क्या था फिनोप्थेलिन, तो फिनोप्थेलिन रंगहीन होता है अम्ल में और क्षार में बुआ गुलाबी होता है। इसी के अपोजिट साइड मिथाइल ऑरेंज लाल होता है अम्ल में और क्षार में पीला होता है। यहाँ से भी कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है सर आपका गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में प्याज का रस, आपको पता है प्याज हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, वेनिला हो गया, ये सब क्या है गंधीय सूचक, यानी गंध देता है। तो प्याज का रस जो होता है वो तीक्ष्ण गंध देता है और क्षार में कोई गंध नहीं देता है। इसी तरह वेनिला जो होता है वो समान गंध रहती है और क्षार में कोई गंध नहीं रहता है। उसी प्रकार लौंग का तेल में समान गंध रहती है और जबकि क्षार में कोई गंध नहीं रहता है। यहाँ तक तो आपका इस पूरे सारणी में से, इस पूरे बॉक्स में से आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। लेक्चर 2 में 10 नंबर फिक्स कराऊंगा, याद रखिएगा। इसी तरह, और ये लेक्चर 2 कॉन्सेप्ट का वीडियो है। लेक्चर 3 से आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहता है उसका भी वीडियो आएगी, आप बने रहिएगा। चैप्टर 2 को केमिस्ट्री का पूरे अच्छा से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा टॉपर बनने के लिए। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अब आता है मेन पॉइंट, MVBI यानी कि महाVBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अम्ल जो है वो धातु से विक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन विथ एसिड एंड मेटल्स। तो चलिए देखते हैं। तो जब अम्ल और प्लस धातु क्या कर देंगे, कोई अम्ल है और उसके साथ धातु मिला देंगे और उसके साथ फिर लवण, यानी कि अम्ल और धातु को मिलाएंगे तो लवण बचेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
तो समझ में क्या आया, ऐसा ये अभिक्रिया हो गया कि अम्ल प्लस धातु तो बन गया लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी को कहते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया और इसी को कहते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। नहीं समझ में आया, फिर चलिए आगे उदाहरण में लेकर चलते हैं, तब क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो उदाहरण में समझिएगा कि जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। बोलिएगा सर तो ये तो किताबी कीड़ा है, ये तो किताबी कीड़ा है ना, जिसमें आपने टाइपिंग करवाया और आपने पढ़ दिया, हम समझेंगे कैसे। तो रुकिए ज़रा, क्या कह रहा है, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अपना आप थोड़ा यहाँ तक समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बोले हम, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिंक का क्या होता है, Zn होता है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl। तो अम्ल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि ZnCl होता है ना, हाँ क्या होता है, ZnCl होता है ना बुआ, हाँ होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आपको जब इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ ZnCl2 हो जाएगा और बाकी आपकी यही हो गया जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, क्या समझे आप कि जब भी जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद में क्या निकलेगा, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी को हम लोग कहते हैं अम्ल के साथ क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। क्या था, नहीं समझे, ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, ये बगल में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार नहीं समझ में आए तो फिर उसी प्रकार दूसरा लिख दिए कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। बोलिएगा सर यहाँ तक तो बात सही है कि आपने पढ़ के सुना दिया, समझाइएगा कैसे, तो मैं समझाता हूँ। सोडियम मतलब होता है Na के साथ मतलब प्लस कर दीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। समझ में आई बुआ। अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया जब भी देंगे तो यहाँ तीर का निशान दीजिए, यानी कि गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, समझ में आई, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपका हो गया समीकरण अभिक्रिया। लेकिन सर बात तो बनी नहीं, क्योंकि ये असंतुलित है। इसको संतुलित बनाए रखने के लिए आपको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा बताइए, तो यहाँ बनाना पड़ेगा आपको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर 2HCl, ठीक है, और यहाँ 2NaCl हो जाएगा, तब जाके आपका ये बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस आपका रिएक्शन हो गया। और यहाँ से आपका दूसरा उदाहरण भी आपको अच्छा से समझ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा आपका होती है कि धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। बोलिएगा सर यहाँ बात तो सही है कि आपने सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका हम लोग क्या एग्जाम में आएगा, तो हाँ बउआ आएगा, इसी से पूछेगा। आप टेंशन आगे तो पढ़िए, थोड़ा सा वेट कीजिए। सल्फ्यूरिक का अनुसूत्र होता है H2SO4, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा। Zn जिंक मतलब होता है क्या, जस्ता जिंक की है, तो Zn अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 हो जाएगा +2। क्या बोलेगा सर कैसे हो गया ZnSO4, तो हम बताते हैं। ये से हुआ कि H2SO4 था, अब की क्या हो गया, Zn जो था, देखिएगा Zn जो था वो SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना दिया, और हाइड्रोजन जो था बेचारा पहले दोस्त के साथ आपको बाहर निकाल दिया, बोला कि जो तो बेटा घर जो, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाद में बन गया, तो ZnSO4 + H2। समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा भी है अपने पढ़ाने की जज्बों से और आपकी भरोसों से। सिर्फ आपकी एक लाइक और आपकी एक कमेंट और आपकी एक सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है मुझे, यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो। अब चलिए हाइड्रोजन गैस की जांच। तो आपको सर इतना ये सब पढ़ना नहीं है, आपको एक्सप्लेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सबको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जब मैं आपको कोई इससे अधिकतर एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं ये सब इक्वेशन, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ आपका मेन टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। क्या बोले हम कि धातु जो है वो कार्बोनेट के साथ किस करेगी, तो अम्ल की अभिक्रिया करेंगे। तो समझिए, पहले पढ़िए, तो लिखना है आपको चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप, यानी समझ लीजिए जो सीमेंट का एस्क होता है क्या, चूना पत्थर, तो यही बता रहा है कि चूना पत्थर, चाक और संगमरमर इसका किसका होता है,
किसके विभिन्न रूप होता है, तो ये बउआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम मतलब क्या होता है बउआ, Ca होता है ना, और कार्बोनेट यानी कि CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न रूप है। आपको पता है अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। अब ले सर यहाँ तक तो बात सही था कि सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, लेकिन ये वाला लाइन समझ में नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अम्ल जो होता है वो सभी धातुओं अम्ल जो होता है ना वो सभी धातु कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, झगड़ा करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा, संगत लवण यानी कि संगत लवण का निर्माण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। बात समझ में आई। आप यहाँ से क्लियर कहाँ बोले सर बात तो समझ आ गया, लेकिन हम सर एग्जाम में इसको दर्शाएं कैसे, हमको एग्जाम में मांगता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास आए हो और मेरे पास उदाहरण के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो लिख देना उदाहरण में क्या लिखना है, सामान्य सूत्र पे लिख दीजिए। पहले क्या लिखना है, सामान्य सूत्र लिख दीजिए पहले, तब बताऊंगा, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट और प्लस अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल का निर्माण होगा। और उदाहरण में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट है कि सर कैल्शियम, क्या बोले सर, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। और बस इसी को जो हिंदी में लिखें उसी को सर रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका क्रिया समाप्त, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आपका ये सब ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, ज़्यादा क्या एग्ज़ाम में कभी आया ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बस आपको ये पढ़ा दूँगा जो एग्ज़ाम में 100% आएगा कि सर चूने के पानी का टेस्ट, नहीं छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन चलिए मैं जो बता रहा हूँ तो ये इसको याद ही कर लीजिए कि सर टूथपेस्ट क्या हो जाता है, टूथपेस्ट यानी कि दंत मंजन। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सर दांत धोने में टूथपेस्ट क्या होता है, अम्ल प्रकृति का होता है या क्षार प्रकृति का होता है, तो बोलिएगा क्षार प्रकृति का होता है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चलिए ये सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब अभिक्रिया है, ये धातु एवं क्षार की अभिक्रिया। तो आपको बताए थे धातु और क्षार, कोई धातु ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप NaOH ले लीजिए, क्या है NaOH नहीं बल्कि Zn लीजिए, Zn नया धातु है, ये तो आयनिक हो गया। तो इसी को जब अभिक्रिया करेगा तो Na2Zn4, ये सब समझाया गया है। आप यहाँ से समझिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। वाह सर जी। अब आओ ना बात कि सर आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सर उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनी अभिक्रिया याद कर लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए और बोलिए कि सर हम स्पार्क की एजुकेशन से पढ़े हैं, तो डरने की क्या बात है, समझिए इसका क्या मतलब होता है। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से, क्या बोले सर ध्यान से सुनिएगा, अम्ल की यानी कि अम्ल है और क्षार है कि आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। याद कर लीजिए, ठीक है। 2 लड़के यानी कि एक राकेश है और एक राहुल है, ठीक है, दोनों में झगड़ा होगा तो तीसरा दोस्त फ़ायदा उठाएगा। तीसरा दोस्त क्या हो जाएगा, फ़ायदा उठाएगा। और फ़ायदा मतलब क्या, फ़ायदा मतलब क्या सर, खुशी का उत्पन्न होगा, इसके भाव में खुशी का उत्पन्न होगा, यानी कि न चर झगड़ा होले तो हमारा देखे में तो मज़ा होले न। तो वही बात है कि सर जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से जल का निर्माण कर लेता है और लवण का भी निर्माण कर लेता है, यानी कि खुशी का भी निर्माण हो जाता है उसके चेहरे पर और एक लवण का भी निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। याद कर लीजिए एक शॉर्ट में कि अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया, मतलब आप बोलिएगा सर वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन सर हमको सूत्र देना है, उदाहरण देना है, तो कैसे देंगे। तो बोलिएगा सर हम स्पार्क की एजुकेशन से पढ़े हैं, मेरा पास उदाहरण बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले समान सूत्र दे दीजिए कि क्षार प्लस अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। और इसका मतलब मैं इसलिए यहाँ ला दिया, ये इसलिए ला दिया कि आप इसको भी एक जगह खाली दीवार में चिपका लेंगे और डैश लेके लिख दीजिएगा कि ये उदासीनीकरण का अभिक्रिया है। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं इसका क्या परिभाषा। कैसे बनाइएगा परिभाषा, तो लिखना है अम्ल, क्या पहले इसको अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से
लवण और जल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डेट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक आप उदाहरण जान लीजिए, आपकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी कि सर उदाहरण NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब रासायनिक ये दोनों अम्ल और क्षार है, जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे बुआ, तो ये NaCl बन जाएगा, यानी कि NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O बन जाएगा। समझ में आई? बस आपका समाप्त हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं? आपको हर बातों को समझना है। उसी प्रकार लवण आ गया आपका, इम्पोर्टेंट हो गया कि लवण किसे कहते हैं। तो लवण ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक शब्द लवण जो होता है अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। क्या आप बोले सर? हम बोलेगा सर ये तो किताबी कीड़ा हो गया ना, जो आपने उतार दिया, आपने समझाया कहाँ? तो मैं समझाता हूँ। लवण जो होता है वो अम्ल एवं क्षार के उदासीकरण मतलब अभी सब मैंने समझाया था। मोस्ट देखिए केमिस्ट्री क्या होता है कि शुरू से पढ़िएगा कॉन्सेप्ट के साथ, आगे देखिए पहले आगे और पीछे देखिए, जो पहले आगे वाला पढ़िएगा उसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन आएगा वो भी बनते जाएगा। यानी कि आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा तो इसी के जस्ट लवण आया, और लवण का होता है परिभाषा कि अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। तो हमको समझ लेना है कि सर क्या होता है। तो लवण के प्रकार जान लीजिए, अम्लीय लवण, उदासीनी लवण और क्षारीय लवण। बस उसी के बेस पर है कि सर अम्ल लवण किसे कहते हैं। तो अम्ल लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपासी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, PDF कोर्स ले लीजिएगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं जो आपका एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया आपका क्या सर, क्या है सर, ये आ गया तनुकरण। क्या है सर? तनुकरण। और यहाँ से आपका 2 नंबर वाला प्रश्न भी फिर आ गया। पहले क्या आया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया आया था, अब आ गया आपका तनुकरण आ गया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो समझिएगा। जल में क्या बोले, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, क्या बोले सर, जल में हम अम्ल या क्षार मिला देंगे तो आयन की जो सांद्रता होगी वो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या बोले, फिर से समझिएगा, रटना नहीं, याद करना सीखो, समझना सीखो, अपने आप बन जाएगा। और यहाँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म दे ही दिया हूँ, बस आपको इतना उतार के और बगल में लिख देना है तनुकरण, और दीवार में चिपका देना है। सेंटेंस बनाने के लिए तो आपको आता है कि जल में अम्ल या क्षार मिला देंगे तो उसकी आयन की सांद्रता जो होगी वो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। और इसी प्रकार के हमको क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? अम्ल और क्षार को क्या कहता है? तनुकृत किया जाता है। बस डेट्स क्लियर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ऐसा समझाने का तरीका और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 2 हो रहा है, जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा सबसे पहले उसको देखिएगा, तब समझ में आएगा। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया फिर करते हैं, तो रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसेस। तो मैं समझाता हूँ, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया, अरे बउआ, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया करा देंगे, यानी कि भाई भाई में आपसी झगड़ा करा देंगे। तो क्या है? अम्ल और क्षारक की क्या बोले सर? अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण। बात वही है कि सर कुछ भी करो, अम्ल और क्षार का जब भी रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो ये लवण का निर्माण करेगा ही, प्लस खुशी का चेहरा भी, यानी कि जल का बरसात करेगा, यानी कि लवण और जल का निर्माण करता है। और इसी प्रकार को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि मैंने तुरंत अभी जस्ट पढ़ाया था। तो सर सामान्य सूत्र क्या दीजिएगा? तो बस वही है, एग्जाम्पल तो देवे किया मैंने। बस आपका एक ये पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु ऑक्साइड यानी कि क्षार प्रकृति का अम्लों के साथ अभिक्रिया। पढ़ा दें? चलिए पढ़ा देता हूँ इसको फटाफट, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। सभी धातु ऑक्साइड क्षार प्रकृति की, हाँ बिल्कुल, यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि धातु जो होती है वो सर किस प्रकृति की होती है। और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया है, उठा लो क्वेश्चंस बैंक, उठा लो मॉडल पेपर, उठा लो गेस्ट पेपर, उठा लो इंटरनेट मॉडल पेपर। यदि ना आया हो तो आज ही चैनल को अनसब्सक्राइब करके 5 गाली दे देना। क्या बोले सर? समझ में आई नहीं? तो समझ लीजिए कि धातु जो होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जस्ट इसका अपोजिट साइड यानी कि नॉन मेटल यानी कि अधातु जो होती है वो अम्ल प्रकृति का होता है। ये दोनों में से आपके एग्जाम में नहीं पूछा होगा ना, तो मैं आज से पढ़ाना छोड़ देगा यूट्यूब पर। इसलिए सर जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखिएगा लेक्चर 2 है। तो यही लिखा है कि
सभी धातु ऑक्साइड क्षार प्रकृति की होती है, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती है। बस वही बात है, जब भी धातु क्षार प्रकृति का तो होता ही है, तो जब भी अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता ही है। तो इसी बिल्कुल पर उदासीनीकरण की क्रिया की होती है, यानी कि इसी को हम लोग ना इसी प्रकार की क्रिया में धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जो होती है उसी प्रकार में उदासीन अभिक्रिया की होती है, बस वही समझना है आपको। और ये सब तो आप जानवे करते हैं अभिक्रिया, बस खाली कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या है, कॉपर मतलब क्या होता है Cu, और ऑक्साइड मतलब क्या होता है CuO। बस यही फॉर्मूला है जो कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ आपको टाइपिंग करके लिखवा भी दिया है। जो हिंदी में लिखा है उसी को क्या है रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट करवा दिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो उदाहरण के साथ। फिर क्या है क्षार और अधातु ऑक्साइड, यानी कि आपका अभिक्रिया क्या बोले सर, क्षार और धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया आपसे 2 नंबर का पूछता है, तो बोलिएगा कि अधातुओं की अम्ल प्रकृति क्या बोले, अधातुओं की प्रकृति अम्ल होते हैं। मैंने समझाया था अभी ना तुरंत, 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि क्या बोले कि धातु की प्रकृति क्या होती है, तो बउआ पढ़ाए थे अभी क्षारीय होती है यानी कि बेस होती है, और अधातु की जो ऑक्साइड संख्या होती है, ऑक्साइड जो होती है वो अम्ल होती है। तो बस वही लिखा है कि सर अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो अम्ल होती है, जो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अभी क्या बताए थे हम, अभी पहले बताए थे कि सर धातु अम्लों के साथ, धातु ऑक्साइड जो है वो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनाएगा। लेकिन क्या बोले सर, लेकिन जो क्षारक के और क्या कहता है, और जब क्या पढ़ाए थे अभी, हाँ, जब अम्ल और क्षार और धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करेगा तब क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो यह अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रियन के समान ही होता है, बस थोड़ा सा क्षारक से अभिक्रिया कराता है, ठीक है। और यहाँ से आपका अभिक्रिया का माइंड मैप द्वारा याद रख सकते हैं आप। देखिए कितना अच्छा से आपको बनाया गया है स्पार्की एजुकेशन की तरफ से, इसलिए कोर्स लेने का प्रयास कीजिए, बार बार बोलना ना पड़े ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो अभिक्रिया को माइंड मैप के द्वारा समझाए। तो क्या बताए थे अम्ल की अभिक्रिया, तो समझ लीजिए अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। और लवण और जल धातु ऑक्साइड के साथ होता है, और धातु कार्बोनेट के साथ लवण और प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण करता है। फिर क्या करे सर, क्षारक की अभिक्रिया चलते हैं, एक छोड़िया यहाँ लवण और जल, ठीक है। उसी तरह माइंड मैप यहाँ हो गया आपका, याद कर लेना है। और यहाँ से आपका मेन स्टार्ट हो गया है कि चलिए कि क्या होता है कि जब अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाता है। याद कर लीजिए, थोड़ा सा और लेक्चर बड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में घोल दिया जाता है। अरे बुआ, अम्ल या क्षार को पानी में घोल देंगे तो क्या होगा, राकेश बताए थे ना, राकेश और राहुल को पानी में गोत के उसको मारेंगे तो क्या होगा बताइए। उसी तरह बताए थे कि अम्ल या क्षार को पानी में घोल देंगे तो क्या होगा। तो अब चलिए मैं सुनाते हैं कि जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि सर अम्ल को पानी में घोल देंगे तो हाइड्रोजन प्लस देगा। और क्या बताए थे कि अम्ल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन आयन पानी के अणु के साथ क्या बताए थे जुड़कर हाइड्रोमियन आयन बनाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, और अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका मोन इम्पोर्टेंट है कि pH स्केल, और बहुत बार पूछा गया है कि pH स्केल की परिभाषा या pH स्केल क्या है। तो चलिए मैं सिखा रहा हूँ pH स्केल क्या है। पहले pH स्केल को समझिए, pH स्केल की परिभाषा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो pH शब्द में P का अर्थ होता है, क्या होता है सर, क्या होता है, पोटेंसी। क्या होता है, पोटेंसी, या मतलब इसका मतलब होता है, क्या बताए थे, पावर होता है। क्या सर, पावर होता है। तो आप लिख दीजिएगा कि pH शब्द में P का अर्थ होता है पावर, तथा H का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। यहाँ तो बात सही है सर कि हाँ आपने तो समझा दिया। फिर pH शब्द में जर्मनी के शब्द में इसको कहते हैं, क्या सर, कहते हैं पोटेंज, कहते हैं पोटेंज, ठीक है, और जिसका अर्थ है पावर। बस pH की अवधारणा की सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने किया था। और यहाँ से भी आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। पूछेगा कि सर pH स्केल का आविष्कारक कौन था, तो pH स्केल का निर्माता या आविष्कारक कौन था, तो बोलिएगा ताल ठोक के कि सर हम बबुआ स्पार्की एजुकेशन के बच्चे हैं और हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो सर हवा में उड़ाई देते हैं, जिसका नाम हो गया सोरेनसन। क्या सर, सोरेनसन। तो याद रखिएगा pH स्केल का निर्माण सोरेनसन ने किया था।
पूरा नोट्स लेने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में लिखना नहीं है, बस आपको ये नोट्स को लेना है। और नोट्स ऐसा कि सर आपको मात्र 100 रुपया में ही दे देंगे, बस आपको एक बार कॉल करना है या मैसेज कर देना है। यहाँ तो समझ में आ गया। और यह एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक होता है, यानी कि यूनिवर्सल सूचक होता है। बस पीएच स्केल की परिभाषा जान लो बउआ, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, पीएच की परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच स्केल का क्या उपयोग होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। यानी कि फिर समझिएगा, कोई विलयन में हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब निकाल देंगे, अरे बुआ कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी उसको ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का विकसित किया गया, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल में 0 से 14 तक अंकित रहते हैं। और यहाँ से अभी आपका एक नंबर फिक्स हो गया, पूछेगा और पूछा गया है कि सर पीएच स्केल में अंकित संख्या कितनी होती है और कहाँ से कहाँ तक होती है। पूछा गया कि पीएच स्केल में अंकित संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। बोलिएगा 0 से कितना सर, 0 से 14, यानी कि 0 से 14 तक होती है, कंप्लीट। इसके बाद जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के साथ उनके मान को बताता है, या पीएच किसी घोल के हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लोग AH+ है, ठीक है। और इसका सूत्र जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बस 3 नंबर यहाँ से, इतनी को थोड़ा सा क्वेश्चन में 3 नंबर मैंने फिक्स करवा दिया। तो पीएच बराबर होता है माइनस लोग ब्रैकेट 2 1/AH+। और यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया पीएच की परिभाषा। और इसका एक थोड़ा सा मोड्स जान लीजिए, डेरिवेटिव्स, जो कि एग्जाम में इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि सर पीएच स्केल का मान सबसे शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है। यानी कि पीएच स्केल पर जो 0 का मान होता है, 0 का जो मान होता है, वो सबसे शक्तिशाली अम्ल को क्या करता है बउआ, तो सूचित करता है। समझ में आपको आ रही होगी। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ये कोई बात नहीं। चलिए, फिर आपको दूसरा कि पीएच स्केल पर 7 का मान सबसे उदासीन होता है। जब भी पूछेगा कि सर जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, क्योंकि सर ये उदासीन होता है इसलिए, ठीक है। फिर सर पीएच स्केल पर 14 का मान सबसे शक्तिशाली क्षार को सूचित करता है। पीएच स्केल का मान 7 से तक घटने के साथ अम्ल का शक्ति बढ़ता है, और उसी प्रकार पीएच स्केल पर मान 7 से 14 तक बढ़ने के साथ क्षार की प्रकृति बढ़ती है। आगे वीडियो में जानेंगे लेक्चर 3 के साथ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? लेक्चर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। मोस्ट आपको लेक्चर्स कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी से पूछे जाते हैं एग्जाम। जो मैंने आज पढ़ाया, आपको पूरा एक एक अक्षर को दिमाग में भर लेना है, और तब मैंने जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया वो सर आपसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 लेक्चर में या 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मात्र आपको कोर्स लेने की ज़रूरत है, जिसका नाम है आपका टॉपर बैच। टॉपर बैच में आपको फुल कॉन्सेप्ट क्या क्या मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगी, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगी, चैप्टर वाइज केस क्वेश्चन मिलेगी, चैप्टर वाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगी, चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगी, और नहीं क्या पता चैप्टर ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगी। और इसके बाद आपको मॉडल पेपर मिलेगा, इसके बाद इंटरनेट मॉडल पेपर मिलेगा। मानिए तो मात्र 100 रुपया में आपको जहाँ तक आपने उम्मीद नहीं रखी होगी वहाँ तक मैं आपको दे रहा हूँ। तो बस आपको लेने का प्रयास रहेगा, और आपकी पढ़ाई के लिए मैं बहुत सा मेहनत कर रहा हूँ। और आगे आने वाले दिन में 1 महीने के अंदर आपकी लगातार वीडियो आती रहेगी, जिसकी परीक्षा में आपको टॉपर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपका टारगेट है 460-70 है, तो बिल्कुल आप पढ़िए, मज़े से मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए टॉपर कोच में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर इसी के साथ नए अंदाज में लेक्चर 3 के साथ, ठीक है। धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, लव यू।